VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना महामारी के बीच भारत के कई राज्यों समेत रीवा में भी बर्ड फ्लू के मामले बढ़ने के संकेत सामने आए हैं, जिससे जिला प्रशासन ने इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। यह वायरस संक्रमित पक्षियों से अन्य जानवरों और इंसानों में भी फैल सकता है। ताजा मामला सामने आया है रीवा और सतना जिले के बीचों बीच स्थित बंकिया गांव से, जहां स्थानीय लोगों ने 3 कौवों को मृत अवस्था में पड़े हुए देखा। तत्काल इसकी सूचना पशुपालन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कौवों की मौत की क्या वजह है, इसकी जांच शुरू कर दी है। महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला सामने आ रहा है रीवा शहर से, जहां एक महिला की फेसबुक के माध्यम से एक युवक से दोस्ती हुई और उसको यह दोस्ती करना महंगा पड़ गया। जानकारी के मुताबिक महिला का जिस युवक से दोस्ती हुई थी, वह युवक कलेक्ट्रेट में काम करता था। कलेक्ट्रेट में एक प्राइवेट जॉब पर था और युवक महिला को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर 4 वर्षों से महिला के साथ शारीरिक शोषण करता रहा। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब महिला ने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी युवक अपना मोबाइल बंद कर चुका था और उस महिला से संपर्क करना छोड़ दिया। पीड़ित महिला ने महिला थाने में पहुंचकर युवक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पीड़ित युवती ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक उमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपुर करचुलियान का रहने वाला है, जो कलेक्ट्रेट में निजी कंपनी के अंडर में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। महिला ने जानकारी देते हुए कहा कि फेसबुक में उसकी दोस्ती उस युवक से हुई। उसने शादी का झांसा दिया और जब महिला रीवा में आकर रहने लगी तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इस पूरी घटना से सभी को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि फेसबुक पर अगर हम किसी इंसान से, किसी अनजान से दोस्ती कर रहे हैं तो हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए और उसकी बातों में ऐसे ही नहीं आ जाना चाहिए। जब तक हम पूरे तरीके से संतुष्ट या पूरे तरीके से खुद में कंफर्म नहीं हो जाते हैं, हमें किसी पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसी जो घटनाएं होती हैं, इन सभी घटनाओं से हम सभी को सबक जरूर लेना चाहिए। युवती के द्वारा मामला दर्ज करवाया गया है, छेड़छाड़ का कब शारीरिक शोषण का आरोप है उसके द्वारा। एक फरियादिया आई और लिखित में शिकायत किया कि एक आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया है। उसकी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद उसके 2 बच्चे हैं। फेसबुक के माध्यम से 4 वर्ष पहले दोस्ती हुई। उसका पति उसे शराब पीकर मारता पीटता रहता था। चूँकि बोली मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी थी, इस वजह से मैं उसके झांसे में आ गई और उसने रीवा बुला लिया। रीवा में उसके माता पिता भी पहले रहते थे, तो रीवा आ गई, जहाँ से वो मिलने लगा और उसका शारीरिक शोषण 2016 से अक्टूबर 2018 तक करता रहा। अब वो शादी करने को मना कर रहा है। पहले बोला था तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन अब शादी करने को मना कर रहा है। उसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। ये आरोपी कहाँ का रहने वाला है? ये आरोपी उमरी का रहने वाला है, उमरी थाना हाँ, ऐसा बता रही है कि पहले वो कलेक्ट्रेट में कोई प्राइवेट बेसिस में जॉब करता था। आरोपी के मिलने के बाद ही जानकारी पूरी क्लियर हो। जिले की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा की गई अधिकांश शिकायतों के मामले लंबित पड़े हुए हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। जो मामले हाईलाइट हुए, केवल उसका ही निराकरण किया जा रहा है, जो गरीबों के हितों में नहीं है। ताजा मामला सामने आया है जिले के गंगेव जनपद पंचायत अंतर्गत, जहां 3 पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति कर उन पर FIR दर्ज की गई है, जबकि संबंधित पंचायत के सरपंच एवं उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जिला पंचायत CEO स्वप्निल वानखेड़े ने कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत धरी, जनकहाई एवं जौरोट सचिवों के निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही सिरमौर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली गखड़ा ग्राम पंचायत के तत्कालीन प्रभारी सचिव एवं रोजगार सहायक के जांच के निर्देश भी दिए हैं। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत लालगांव, जवा और नगमा सरपंच, सेक्रेटरी एवं सचिव के विरुद्ध दर्ज शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए गए हैं। सर, कब कार्यवाही की गई है 4 लोगों के ऊपर? क्या है, कहाँ का मामला है सर? कल जांच के बाद जो हमारे सब इंजीनियर और CEO जनपद ने जांच कराई थी,
उसके बाद जो जांच में रिपोर्ट आई थी उसमें कुछ पंचायतों में रिकवरी निकली जो कि लगभग 10 लाख के ऊपर की रिकवरी है। उसको संज्ञान में लेते हुए उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। उसमें खड्डा ग्राम पंचायत सिरमौर जनपद, उसके बाद धारी और जनकहाई ये जवा जनपद, और जौरोट ये कंगेव जनपद। एक लालगांव में जौरोट के जो सचिव थे वो लालगांव में एक्स्ट्रा चार्ज में पदस्थ थे गंगेव जनपद में। जौरोट सचिव जो थे जो लालगांव जनपद में पदस्थ, लालगांव ग्राम पंचायत में एक्स्ट्रा चार्ज में जो पदस्थ थे, उन्होंने 28 लाख की राशि निकास की है। उसमें काम नहीं किया जा पाया गया। इन सभी को संज्ञान में लेते हुए उनके तत्काल प्रभाव से इनको सस्पेंड कराया गया है। इनके ऊपर जांच बिठाई गई है। इसके साथ ही सरपंच को भी शो कॉज नोटिस दिए गए हैं और सीईओ जनपद को तत्काल प्रभाव से इनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए भी बताया गया है। इसके साथ ही जीआरएस जो बगचेड़ा में था उनको भी शो कॉज नोटिस जारी किया, और जो खड्डा में सचिव के बाद जो जीआरएस आए थे उनको भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और कार्रवाई जारी है। सर एक की सेवा भी समाप्त की गई है। ये जीआरएस की सेवा समाप्त की गई है। अनिल सोनी, जिनका भी अनियमितता में इनके नाम थे, इसलिए उनकी सेवा समाप्त कराई गई है। और सर एफआईआर किनके ऊपर की गई है? अभी एफआईआर सिरमौर जनपद में कराई गई है। वहाँ भी वित्तीय अनियमितता थी। वहाँ भी जब सचिव सस्पेंड हुए तो सरपंच और सचिव दोनों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है कि इन्होंने राशि का दुरुपयोग किया। शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने रखी अस्तबल वाले बाबा की मजार के साथ हनुमान जी की मूर्ति पर कुछ लोगों के द्वारा संबल से मूर्ति को उखाड़कर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंदर रख दिया गया। बताया जाता है कि इस मूर्ति को उखाड़ने में बजरंग सेना का एक सदस्य भी शामिल था, लेकिन जैसे ही इस बात की भनक बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं को लगी तो सभी सदस्य मौके पर पहुंच गए और इस बात से साफ इनकार कर दिया। जो युवक मूर्ति खोद रहा था वह बजरंग दल का सदस्य है। इस पूरे मामले को लेकर बजरंग सेना के पदाधिकारियों व सदस्यों में काफी आक्रोश व्याप्त है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले को सक्रियता से लेते हुए उसकी जांच शुरू कर दी है। अभी फ़ोन के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ लोग आकर मूर्ति हटा रहे हैं। मैं अपने पदाधिकारियों से अभी चर्चा करके इस मैटर पर ज्ञापन दूंगा और जो भी शशांक पाठक जो तोड़ रहा था, मूर्ति को खंडित किया है, उसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे और बाकी हम लोग अभी वो करेंगे। अगर प्रशासन ने बिना मंदिर बनाए यहाँ से मूर्ति हटाई तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अगर होगी वो प्रशासन की होगी और जो भी हमसे करते बनेगा उसको करेंगे भगवान को संरक्षित करने के लिए। जो द्वारा हटाया जा रहा था वो बजरंग दल का अपने आप को बता रहा था। हाँ, बजरंग दल का बता रहा था। कुछ बजरंग दल के लोग अभी आए और वो अचानक से भाग गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बजरंग दल का इसमें कोई हाथ नहीं है और ना हम लोग इसमें कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। अब टिप्पणी नहीं करना चाहते तो हो सकता है कि वो बजरंग दल से संबंधित रहे हों, क्योंकि टिप्पणी तो उनको करना चाहिए था अगर ऐसा मैटर हुआ है तो। अगर ऐसा है तो हम लोग निंदा करते हैं। वो हिंदू धर्म के रक्षक नहीं फिर भक्षक हैं। और भाई विगत दिनों उन्होंने जब हम लोगों ने चक्का जाम किया था, बजरंग दल भी हम लोगों के साथ था। जब नेक्स्ट 2-3 मंथ पहले हम लोगों ने किया था और स्वाभाविक है हम भी हिंदुत्व के लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। अब इनमें तो उनके वरिष्ठ अधिकारी जो पदाधिकारी हैं अपनी टिप्पणी देंगे। बजरंग सेना के बजरंग दल के जिम्मेदार व्यक्ति को आके इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि देखिए मानसिक परिवर्तन के बारे में मैं आपको बताऊं, जो कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी तो ये हुआ था कि जो भी धार्मिक संगठन हैं उन सब की एक टीम बनेगी, उसके बाद बैठकर उनसे डिस्कस होगा और पूर्व मंत्री जी उसमें रहेंगे और एक स्थान यहाँ पे नियत किया जाएगा, मंदिर यहीं बनाया जाएगा। ये चीज़ कलेक्टर साहब से, माननीय कलेक्टर साहब से मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था। अगर इस तरह से चोरी छुपे मूर्ति को ले जाकर तोड़ के फेंक रहे हैं तो मैं निंदा करता हूँ और प्रशासन का हाथ होगा तभी ये हटाया गया है। इसमें प्रशासन पूर्ण जिम्मेदार है, ठेकेदार पूर्ण जिम्मेदार है। ठेकेदार के खरीदे व्यक्ति जो है ऐसा करते हुए कोरोना काल में कई अव्यवस्थाएं हुई। लॉकडाउन के कारण सभी चीजें बंद थी और इसी से कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन में प्रभाव पड़ा। स्कूल कॉलेज से लेकर कोर्ट भी बंद थे। अधिवक्ताओं के जीवन में भी कुछ अस्थिरता देखने को मिली। इसी कड़ी में शहर के सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी स्कीम चलाई जाने संबंधी पत्र रीवा संभाग आयुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया। सामाजिक
कार्यकर्ता बीके माला ने मांग की है कि अधिवक्ताओं के लिए प्रधानमंत्री अधिवक्ता कल्याणकारी योजना शुरू की जाए। बीके माला द्वारा दिए गए इस पत्र को संभागायुक्त ने वल्लभ भवन को पत्र प्रेषित कर दिया है और अभी यह पत्र आगे भी पहुंचेगा ताकि इस मामले पर आगे कोई सोच विचार किया जा सके। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा पत्र में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एवं बार काउंसिल की सहभागिता से एक फंड बनाया जाए जिसमें केंद्र सरकार 40% और राज्य सरकार 30% एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्यों की बार काउंसिल 30% का अंश मिलाए और उस फंड का उपयोग अधिवक्ताओं के हित में किया जाए। इसके अलावा अधिवक्ताओं को मेडिक्लेम 5 लाख बीमा, बीमार होने की स्थिति में इलाज सहित और भी महत्वपूर्ण बिंदु इस पत्र में शामिल किए गए हैं। देखना होगा कि सरकार इस पत्र पर क्या फैसला लेती है। आपने अधिवक्ताओं के लिए माननीय कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया था, उसमें क्या कार्यवाही हुई है? देखिए, हमने माननीय आयुक्त महोदय को माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन पत्र सौंपा था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से हमने निवेदन किया था कि समूचे देश में इस लॉकडाउन की स्थिति पर अव्यवस्था का दौर चल रहा है और साथ में आर्थिक मंदी भी है, जिसमें हमारे अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी स्कीम प्रारंभ की जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना PMAWS प्रारंभ किए जाने के लिए हमने प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कई बिंदुओं का हमने ज्ञापन पत्र माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित पत्र दिया था, जिसमें आयुक्त महोदय जी ने इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से सचिव विधि विधायी विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल को पत्र प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने हमें भी इसकी प्रतिलिपि भेजी है। साथ में हमारे ज्ञापन पत्र में अन्य बिंदुओं का भी उल्लेख है कि जो अधिवक्ताओं के लाभकारी स्कीम के लिए मैंने ज्ञापन पत्र में उल्लेख किया है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं बार काउंसिलिंग की सहभागिता से एक फंड बनाया जाए, जिसमें केंद्र सरकार 40% और राज्य सरकार 30%, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया सभी राज्यों की बार काउंसिल 30% का अंश मिलाकर उसे फंड की उपयोगिता अधिवक्ताओं के हित में किया जाए। इसमें अधिवक्ताओं के मेडिकल क्लेम 5 लाख रुपए बीमा, बीमार होने की स्थिति में इलाज हेतु अधिवक्ताओं के लिए पत्नी एवं 25 साल तक उनके पुत्र, अविवाहित पुत्री बेरोजगार होने की दशा में शामिल होने, यदि पुत्र पत्नी अविवाहित पुत्री रोजगार में है तो उनका लाभ पत्नी पुत्र अविवाहित पुत्रों को भी मिलना चाहिए। यदि कोई अधिवक्ता 60 साल की उम्र या 35 साल की उपरांत वकालत करने में सक्षम नहीं है या बंद करना चाहते हैं तो उन्हें लाइसेंस सरेंडर करने पर उन्हें 10,000 रुपए की पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस संदर्भ में हमने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी को इस आशय का ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें आयुक्त महोदय ने इस ज्ञापन पत्र को सचिव विधि विधायी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को प्रेषित किया है। इसी आधार पर सचिव विधि विधायी विभाग से दूरभाष से हमें चर्चा भी हुई है कि आपका ज्ञापन पत्र हमें प्राप्त हो गया है और ये शासन माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया जाएगा। विंध्य क्षेत्र की जीवनदायिनी अस्पताल कहे जाने वाली संजय गांधी अस्पताल में नए नए कारनामे उजागर होते रहते हैं। बीते दिनों SGMH की पार्किंग से UG फाइनल ईयर के छात्र के बाइक का टायर गायब हो जाने से सभी मेडिकल छात्रों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल गेट को ही बंद कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस अस्पताल में हर समय मरीजों का आना जाना लगा रहता हो, गंभीर मरीजों के इलाज के लिए एक एक क्षण का समय महत्वपूर्ण होता हो, उस अस्पताल में इस तरह की लापरवाही होने से जिम्मेदारों पर सवाल खड़ा होता है। अमूमन उस क्षण अगर कोई बड़ी दुर्घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, प्रशासन या अस्पताल प्रबंधक? यह एक बड़ा प्रश्न है। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले शिक्षा विभाग में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला अगर हो जाए तो बाकी देश समाज का भविष्य क्या होगा? अगर जालसाजी का फंडा शिक्षक अपनाने लगे तो शिक्षा की हालत क्या होगी? अगर रिश्वत का बोलबाला शिक्षक महकमे में छा जाए तो बाकी विभागों की मनोदशा क्या होगी, व्यवस्था की दिशा क्या होगी और जनतंत्र का हश्र क्या होगा? ये सारे सवाल उठते हैं और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ जवा ब्लॉक के BRC कार्यालय में चलता नजर आ रहा है।
जहां एक महिला स्व सहायता समूह की एक महिला ने बीएसई पर रिश्वत लेने के बाद भी मध्याह्न भोजन बनवाने के लिए विद्यालय आवंटन न करने का आरोप लगाया है। उसको झूठा साबित करने उसी बीएसई द्वारा फर्जी शपथ पत्र शिकायतकर्ता की ओर से बनवाकर समाचार में प्रकाशित कराया गया। यह जानने के बाद शिकायतकर्ता महिला ने एक बार फिर बीएसई पर फर्जी शपथ पत्र बनवाने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि शपथ पत्र पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है, किसी ने शपथ पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। जनपद शिक्षा केंद्र जवा अंतर्गत बरौली ठुकरान से स्व सहायता समूह में कार्य कर रही महिला बिटोल माझी ने आरोप लगाया है कि बीएसई दादूलाल माझी ने जो वर्तमान में भी दायित्ववान है 7,000 रुपए की रिश्वत ली और इसके बावजूद उसके समूह को काम नहीं दिया, जिसकी शिकायत करने पर दादूलाल माझी मेरे घर पैसे पहुंचाने आए थे और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन मैंने न पैसे लिए और न ही हस्ताक्षर किए। शिकायतकर्ता बिटोल माझी ने कहा है कि इस पूरे मामले में कार्यवाही होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि शपथ पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर किसने किए हैं। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। एक शख्स ने बिना किसी जाति दुश्मनी के बुढ़ार पुलिस सहायता केंद्र में सो रहे एक विक्षिप्त को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहा अमलाई चौक स्थित पुलिस सहायता केंद्र में पिछले कुछ दिनों से एक विक्षिप्त अपनी रात गुजारता था, जिसे बीती रात्रि बुढ़ार के ही रहने वाले एक मानसिक रूप से कमजोर पंकज यादव नामक युवक ने डंडा पत्थर से सर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। सुबह जैसे ही पुलिस सहायता केंद्र पहुंची तो देखा कि एक व्यक्ति लहूलुहान मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। बुढ़ार पुलिस ने मामले की पड़ताल करते हुए अमलाई चौक में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें घटनास्थल पर हत्या की नियत से पंकज यादव घूमता नजर आ रहा था और हत्या कर भागते सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया, जिसके आधार पर बुढ़ार पुलिस ने पंकज यादव से सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या करना स्वीकार किया। पंकज यादव ने पुलिस को बताया कि जब से उस क्षेत्र में वह विक्षिप्त आया था, उसे कुछ दिनों से उस क्षेत्र के खाने पीने की सामग्री नहीं मिल रही थी और न ही उसे पहले जैसे वहां के दुकानदार व लोग महत्व दे रहे थे और इसी के चलते पंकज यादव ने उस विक्षिप्त को मौत के घाट उतार दिया था। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।